नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार आज हम एक नया चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखो, इस 12वें चैप्टर के इस लेसन में हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पर हम दो प्रकार के सूत्रों का अध्ययन करेंगे, एक तो क्षेत्रफल और आयतन। तो हम जानेंगे कि पहले क्षेत्रफल और आयतन क्या होते हैं। तो आप कक्षा 9th में इनसे अच्छे तरीके से आप परिचित हो चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ आकृतियाँ देख रहे हैं, जो कि आपने इनको 9th में घनाभ, शंकु, बेलन और गोला, इनसे आप परिचित हैं। फिर भी इन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, तो इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करने से पूर्व हम इनके बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझेंगे और इनके सूत्र किस तरीके से बनाए जाते हैं। विद्यार्थी इन प्रश्नों को हल करने से पहले अगर इन सूत्रों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो इनको इन सूत्रों को याद करने की ना तो आवश्यकता है, और इनको समझ कर के हम प्रश्नों को कितनी आसानी और सरलता से हल कर सकते हैं। तो आप इन सभी को किस तरीके से समझेंगे वो आप इस वीडियो में देखें। तो आप देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले आप नंबर 1 में देखेंगे घनाभ के लिए सूत्र, फॉर्मूलाज फॉर क्यूब्ड। घनाभ जो होता है, सबसे पहले इसको आप समझें कि घनाभ क्या है। तो 6 आयताकार समतलों से घिरी हुई बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। यानी घनाभ वह आकृति होती है जो 6 आयताकार समतलों से घिरी होती है और बंद आकृति घनाभ कहलाती है। इसमें 6 सतह होती हैं और वो भी आयताकार होती हैं। जैसे कि आप इस आकृति में आप देखेंगे कि ये एक घनाभ का आकार है जिसमें 6 सतह होती हैं, वो भी समतल होती हैं। और इन सतहों में आप नीचे समझेंगे कि घनाभ में पृष्ठों की संख्या 6 होती है। घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 होते हैं। और घनाभ में कोरों की संख्या, कोरों को हम भुजाएं भी कहते हैं। जैसे एक भुजाएं है, एक भुजाएं है, एक भुजाएं है, एक जे है, एक जे है। इस प्रकार से इसकी जो भुजाओं की या कोरों की जो संख्या होती है वह 12 होती है, यानी 12 कोरें होती हैं। और घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए आप इन बातों को याद रखेंगे। और अब नीचे हम देखेंगे कि यदि घनाभ की लंबाई AB, घनाभ की जो लंबाई होती है, यानी इस घनाभ में जो लंबाई है AB आप देख रहे हैं, ये इसकी लंबाई है। और घनाभ की चौड़ाई AH, जो आप AH देख रहे हैं, इस चौड़ाई को लिखेंगे हम B। ये आपकी चौड़ाई, ये चौड़ाई आपकी B है। और घनाभ की ऊंचाई EH, जो आपका EH है, ये आपकी होगी ऊंचाई। ये कौन होगी? A है ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस प्रकार से आपने देखा कि घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन, तो हम आयतन निकालेंगे वॉल्यूम भी। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घनाभ का जो आयतन बनेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घन इकाई। ये घन इकाई होता है। देखो, लंबाई और चौड़ाई तो आधार का क्षेत्रफल होता है, या हम दूसरे रूप में इसे समझें तो घनाभ का आयतन भी बराबर आधार गुणे क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। जितना आधार का क्षेत्रफल होगा उसमें जब हम ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो आधार आयतन जो होता है, आयतन यानी उसके नीचे का आधार और कितनी ऊंचाई तक गया है, तो इसको आप
सूत्र बनाएंगे L गुणे B गुणे H, LBH घन इकाई। ये हो गया घनाभ के आयतन का सूत्र। इसके बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई वर्ग इकाई। यानी ये इसमें 6 फलक होते हैं और इन 6 फलकों में 2 होती हैं लंबाई गुणे चौड़ाई और 2 होती हैं चौड़ाई गुणे ऊंचाई और 2 होती हैं ऊंचाई गुणे लंबाई। इस तरीके से 2 कॉमन लेकर के और हम सूत्र को इस प्रकार लिख लेते हैं। और इसके आगे तीसरा सूत्र हम देखते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है उसके विकर्ण की जो लंबाई होती है वह L² धन B² धन H², यानी लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग और अंडर रूट इकाई। तो ये होती है इसके घनाभ के विकर्ण की लंबाई। इस प्रकार से आपने ये घनाभ के महत्वपूर्ण सूत्रों को समझा। अब आगे हम सेकंड नंबर में देखते हैं घन के लिए सूत्र। तो देखो घनाभ का ही एक भाग होता है, यानी उससे मिला जुला ही जो है घनाभ से मिला जुला घन होता है। तो घन के लिए जो फॉर्मूलाज फॉर क्यूब, तो इसमें आप देखेंगे कि 6 वर्गाकार समतलों से घिरी हुई बंद आकृति को घन कहते हैं। घन की प्रत्येक भुजा समान होती है, यानी घनाभ जो होता है वह आयताकार होता है और जो घन होता है वह वर्गाकार होता है। तो 6 वर्गाकार समतलों से घिरी हुई बंद आकृति को घन कहते हैं। घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो आप देख रहे हैं इस आकृति में एक घन बना हुआ है। तो इसमें भी आप वही समझेंगे कि घन में पृष्ठों की संख्या 6, घन में कोरे या भुजाओं की संख्या 12 है और घन में शीर्षों की संख्या 8 होती है। अब यदि घन की प्रत्येक कोर अथवा भुजा ए हो, यानी इसकी प्रत्येक कोर या भुजा ए हो, यानी अगर इसकी प्रत्येक भुजा ए है तो हम बताएंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है S बराबर, अब आपने इस सूत्र को घनाभ में पढ़ा कि 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। लेकिन यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, वो ए ही है। इसकी प्रत्येक भुजा ए है। तो आप इसमें घनाभ के सूत्र में यानी लंबाई वो सभी क्या है, ए है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी ए है। तो इसको जब आप सरल करेंगे तो A² धन A² धन A², तो बन जाएगा 2 इंटू 3 A², तो 2 तिहाई 6 A²। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर 6A² वर्ग इकाई। तो आपका A सूत्र बन गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A²। अब आगे आप देखेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन भी बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये किसका सूत्र है, घनाभ का। तो जब हम इसकी प्रत्येक भुजाएं चूंकि समान है, वर्ग में इसकी प्रत्येक भुजाएं समान है घन में, तो a गुणे a, तो ये हो जाएगा a की घात 3। तो भी बराबर आ गया AQ घन इकाई। घन का आयतन, तो घन का आयतन भी बराबर हो गया AQ घन इकाई। अब हम घन के विकर्ण की लंबाई को समझें। तो चूंकि घनाभ में क्या था, L² धन B² धन H², तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब A है। तो A² धन A² धन A², तो ये बन जाएगा 3A²। तो चूंकि A² और वर्ग लगा हुआ है तो A बाहर आ जाएगा और बचेगा √3। A√3 इकाई। ये हो जाएगा घन के विकर्ण की लंबाई। इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। अब तीसरे बिंदु में हम देखेंगे लंब वृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो लंब वृत्तीय जो बेलन होता है इसको आप समझेंगे कि किसी आयत की एक भुजा को स्थिर रखकर उसके परितः आयत को घुमाने पर बने ठोस को लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। तो किस प्रकार से आप इस चित्र में देख सकते हैं और समझ सकते हैं
कि ये लंब वृत्तीय बेलन बना हुआ है, किसी आयत की एक भुजा को, जे आपका आयत बना हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ABCO, जे आपका आयत है। आयत की एक भुजा को, मान लीजिए आपने AO भुजा, जो आयत की एक भुजा AO है, इसको स्थिर रखकर उसके परितः आयत को घुमाने पर, जब आपने इसके परितः इसको घुमाया तो घुमाने पर बने ठोस को लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो AB है, जे इस वृत्त, चूंकि इसके दोनों सिरे वृत्ताकार है और इस वृत्त की ये त्रिज्या है AB और OC, ये दोनों इसकी त्रिज्याएं हैं और A से O तक इसकी क्या है, ये ऊंचाई है। तो आप यहाँ पर समझेंगे कि यदि बेलन की त्रिज्या R तथा बेलन की ऊंचाई H हो तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का जो आधार होता है, इसके दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। चूंकि ये वृत्त होता है और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हम पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, जे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पर हमें बेलन के आधार, अब देखो बेलन के आधार की लंबाई, बेलन का जो आधार है इसकी लंबाई बताना है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, वृत्त की परिधि होगी। बेलन के आधार की जो लंबाई होगी, बेलन के आधार की जो लंबाई होगी वो इस वृत्त की परिधि होगी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r इकाई, जो कि हम पहले जान चुके हैं। इसके आगे आप समझेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, जिस हिस्से को हम टच करते हैं या छूते हैं, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आधार की परिधि, आधार में जो इसकी परिधि है, वक्र पृष्ठ निकालना है, और ऊंचाई, यानी ये कितनी ऊंचाई तक इसका वक्र बना हुआ है जिसको हम टच कर सकते हैं। तो आधार की जो परिधि है वो है 2 पाई r और ऊंचाई है आपकी h, तो ये गुणा हो गया 2 पाई r h वर्ग इकाई। चूंकि हम बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए हम इसकी इकाई वर्ग इकाई लिखेंगे। अब आगे देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम बेलन के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ में आपका ये ऊपर का वृत्त भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्तीय आधारों का क्षेत्रफल। यानी ये दोनों जो सिरे ये आपके वृत्ताकार बने हुए हैं, वृत्त के आकार के हैं, तो इनका जो मान रखेंगे आप, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है 2 पाई आर एच प्लस और दोनों वृत्तीय आधारों का क्षेत्रफल। चूंकि इसके वृत्तीय आधार वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर, चूंकि 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर। जब हम इनमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, यहाँ से बचेगा h और यहाँ से बचेगा एक r अर्थात त्रिज्या। तो ये सूत्र बन जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू h प्लस r या r प्लस h वर्ग इकाई। अब आगे हम इसके बेलन का आयतन देखते हैं। तो बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। चूंकि इसमें आधार का क्षेत्रफल हम पहले से जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, और यह कितनी ऊंचाई तक गया है, इसकी ऊंचाई h, तो इसका सूत्र बन जाएगा पाई आर स्क्वायर h घन इकाई। आयतन को हम घन इकाई लिखेंगे और क्षेत्रफल को वर्ग इकाई लिखेंगे। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर h घन इकाई। इस प्रकार से आप बेलन में इन महत्वपूर्ण सूत्रों को याद रखेंगे। अब चौथे नंबर में हम देखेंगे लंब वृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन। कोन जो शंकु होता है, तो आप इसमें समझेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं में से एक को स्थिर मानकर त्रिभुज को उसके परितः घुमाने पर बने ठोस को लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं में से
आप इसको चित्र से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जैसा आपका समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक को स्थिर मानकर, ये आपकी दो भुजाएं हैं इधर, इस एक को आप स्थिर मान लेंगे और इसके परितः जब आप इसको घुमाएंगे तो घुमाने पर बने ठोस को लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि शंकु की ऊंचाई जो आप देख रहे हैं, ये शंकु की ऊंचाई है ओ भी बराबर एच, शंकु की त्रियक ऊंचाई ए भी बराबर एल और शंकु के आधार की त्रिज्या ओ ए बराबर आर। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज भी ओ ए में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी ए भी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ओ भी का वर्ग प्लस आधार ओ ए का वर्ग। तो हम इसमें मान रख देंगे एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन आर का वर्ग। तो ए हो जाएगा एल बराबर जब निकालेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर। तो ये बन गया शंकु की त्रियक ऊंचाई, जिसकी त्रियक ऊंचाई है तो त्रियक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर। अब आगे हम नंबर 1 में देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 1/2 वृत्तीय आधार की परिधि, जो आपका वृत्तीय आधार है, इसका जो आधार है वह वृत्ताकार है, तो 1/2 गुणे वृत्तीय आधार की परिधि गुणा त्रियक ऊंचाई। तो आप इसमें सूत्र लगाएंगे 1/2 गुणा वृत्तीय आधार, यानी वृत्तीय आधार की जो परिधि होती है जिसकी पूरी लंबाई होती है, और पूरी लंबाई जो होती है वह 2 पाई आर और इसकी त्रियक ऊंचाई है एल। तो जब इसका सरल करेंगे तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा पाई आर एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। जब हम इसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका वक्र पृष्ठ भी होगा और वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल भी इसमें शामिल होगा। तो वक्र पृष्ठ है आपका पाई आर एल और वृत्तीय आधार का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये इसमें से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एल प्लस आर। तो ये सूत्र बन जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर या आर प्लस एल वर्ग इकाई। लेकिन जब हम इसके आधार की बात करेंगे तो शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होगा वह 1/3 गुणा वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आप इसमें मान रखेंगे 1/3 वृत्तीय आधार का जो क्षेत्रफल है वह पाई आर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई एच है। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। जबकि हमने बेलन का जो आयतन देखा था पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर आ गया तो बेलन के आयतन का यह 1/3 होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई, चूंकि शंकु का यह आयतन है। इस प्रकार से आप लंब वृत्तीय शंकु में इन महत्वपूर्ण सूत्रों को याद रखेंगे। अब अंत में हम गोले पर प्रकाश डालते हैं स्फीयर। तो आप इसको भी थोड़ा देख लें कि किसी वृत्त को व्यास के परितः घुमाने पर, किसी वृत्त को व्यास के परितः घुमाने पर प्राप्त आकृति को गोला कहते हैं। आप देख रहे हैं ये आपका गोला बना हुआ है। जब हम किसी वृत्त को व्यास के परितः, जी आपका ए भी व्यास है, जब हम इस व्यास के परितः इसको घुमाते हैं तो घुमाने पर प्राप्त आकृति को गोला कहते हैं। तो ओ भी आपकी त्रिज्या हो जाएगी और ए भी इसका व्यास हो जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं कि यदि गोले की त्रिज्या आर हो तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और सेकंड नंबर में गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। जब इसी में हम अर्धगोले में समझेंगे, ये आपका अर्धगोला बना हुआ है, यदि अर्धगोले की त्रिज्या आर हो तो
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, चूंकि गोले का है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और सेकंड नंबर में अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2, अब देखो अर्धगोले का 4/3 पाई आर क्यू, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और चूंकि ऊपर का जो भाग है यह आपका वृत्ताकार है, तो इसमें पाई आर स्क्वायर और लगेगा, चूंकि हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो आपका 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मिलाकर के हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। जब हम अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, तो चूंकि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो जब हम इसको आधा कर देंगे, 2 का भाग देंगे, तो आपका ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। तो अर्धगोले का आयतन हो गया 2/3 पाई आर क्यू। इस प्रकार से आप इन महत्वपूर्ण सूत्रों को याद रखें। अगर आपको ये सूत्र याद रहेंगे तो आप इसमें प्रश्नावली या अभ्यास के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।